गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आंशिक अंश परिवर्तन देखा था। आज हम अमूर्त स्वरूप अंशों के परिवर्तन देखेंगे। कोई भी अंश धारक मूर्त स्वरूप के अंश रख सकता है, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार अंश धारक ऐसे अंशों का विक्रय नहीं कर सकता नए प्रावधान के अनुसार अंशधारक ऐसे अंशों का विक्रय नहीं कर सकता। नए प्रावधान मतलब ये है कि नए नियम आ गए, उसके अनुसार मूर्त स्वरूप के शेयर नहीं है। यदि कोई ऐसे अंशों का विक्रय करता हो तो मूर्त प्रकार के अंशों को पहले अमूर्त बना देना पड़ेगा, उसको अमूर्त में बदलना पड़ेगा, फिर उसका विक्रय हो सकता है। मूर्त मतलब आपके पास ऐसे कागजात के रूप में जिसको आप देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, ऐसे फिजिकली आपके पास जो शेयर होते हैं उसको पहले आपको एस्क्रो डीमैट खाता खुलवाना पड़ेगा। डीमैट खाता के अंदर उस शेयर को आपको संख्या के अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी और फिर उसको बेच सकते हो, क्योंकि अब सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा कार्य करती है, इसलिए शेयर की खरीदी बिक्री भी अब बैंकों के द्वारा ही होने लगी है। अब कागज़ पहले की लेन देन होती थी, इस तरह से दस्तावेज लेन देन होंगे नहीं। तो विक्रय के अतिरिक्त हस्तांतरण कई परिस्थितियों में किया जा सकता है। उदाहरण, अपने अंश किसी को उपहार के रूप में देना तो ऊपर की विधि का अपनाना पड़ता है। डीमैट अंश अर्थात भौतिक स्वरूप के अंशों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में निश्चित प्रक्रिया अंतर्गत रूपांतर। देखो मैंने बताया भौतिक स्वरूप, देखो ये है, ये पूरा कागजात है, ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, मूर्त स्वरूप है। और बैंक में लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे, बैंक में लिखा है कि आपके पास कंपनी के 10 शेयर है, एंट्री आपके अंदर मैसेज आ गया कि आपके पास 10 शेयर है, पर आपको सिर्फ नंबर दिखे, आंकड़े दिखे 10 शेयर है, लेकिन आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और इसको यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा आपके खाते में जो रकम संख्या दर्शाई गई है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत जो रूपांतरण होता है उसे कहते हैं अमूर्त स्वरूप के शेयर का रूपांतरण, जिसमें विनियोगकर्ता को डिपोजिटरी पार्टिसिपेट के पास से, शेयर दलालों के पास से खाता खुलवाना पड़ता है। भारत के डिपोजरी के रूप में जो नाम है यहाँ पर खास याद रखना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड, NSDL। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL, बराबर। नाम की संस्थाएं प्रतिभूति संभालने का एजेंट को कार्य सौंपती है और वो सभी कार्य करते हैं। इन संस्थाओं की ओर से सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक, शेयर दलाल और अन्य वित्तीय संस्था डीमैट खाता खोलती है। मेन ये दो संस्था है। इन दोनों संस्था के नीचे अन्य प्राइवेट और दूसरी अन्य शहरों की संस्थाएं बैंक को खुली हुई है, और वो सब शेयर दलाल के द्वारा शेयर की खरीदी बिक्री का कार्य होता है। इस तरह की संस्था के पास खाता खुलवाने के बाद वह संस्था खातेदार को इंस्ट्रक्शन या इंटीमेशन स्लिप देती है, इंस्ट्रक्शन इंटीमेशन स्लिप देती है, जिसका उपयोग खाता धारक खरीदी बिक्री के लिए कर सकते। एक स्लिप उनको दी जाती है कि भाई ये देखो इस तरह से। संबंधित कंपनी स्वयं के अंशों के अंशधारक कौन है, यह अपने कंप्यूटर में इन दोनों संस्था NSDL CDSL के द्वारा दी गई वेबसाइट पर देख सकते हैं, परंतु कंपनी उसके कोई भी प्रकार का परिवर्तन करती नहीं, सिर्फ आप देख सकते हो। परिवर्तन करने के लिए भी आपको एक इंस्ट्रक्शन जो स्लिप है या उसके अंदर नाम और खरीदी बिक्री करने के लिए उसी का उपयोग करना है। आधार की जो एजेंट है, ये संस्था जो दिया उनकी आप वेबसाइट खोल के सिर्फ आप कितने शेयर आपके खाते में वही देख सकते हो। इन दोनों संस्था के सर खरीदी बिक्री नहीं कर सकते। खरीदी बिक्री करने के लिए आपको क्या चाहिए, एजेंट, बैंक या संस्था जिसके द्वारा अंश की खरीदी बिक्री कर सकते हो। खरीदी बिक्री की प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटर पर होती है। जो व्यक्ति अंश की खरीदी इस तरह करता है उसे अंश पर आवश्यक दलाली सहित का भाव चुकाना होता है। अंशधारक के लिए संस्था में रहे हुए बैंक खाता में से आवश्यक रकम उधार हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यक्ति आवश्यक, पहले तो उसको दलाली भी चुकानी पड़ेगी। जो भी खरीदी करता है उसको शेयर खरीदा, साथ में उसने क्या चुकाया, दलाली चुकानी पड़ती है, सहित के भाव चुकाने पड़ते हैं, खरीदने वाले को भी और बेचने वालों को भी। तो खरीदने वाले के खाते के अंदर बैंक में ऑलरेडी पहले पैसे जमा होते हैं, वो पैसे निकल कर उधार हो जाते हैं और उसके डीमैट खाते के अंदर शेयर की संख्या आ जाती है। मतलब उसके खाते में से पैसे निकल जाएंगे और शेयर की संख्या आ जाएगी, तो रकम उधार हो जाएगी और शेयर की संख्या जमा हो जाएगी।
उसी तरह से जो ग्राहक बिक्री करता है तो बेचने के साथ वो दलाली, खरीदी के साथ भी दलाली चुकाई जाती है, बेचने के साथ भी दलाली चुकाई। बेचने के लिए क्या होगा, तो जब व्यक्ति बेचेगा तो उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे और शेयर उसके खाते से निकल जाएंगे, यानी उधार हो जाएंगे, शेयर की संख्या कम हो जाएगी और रकम उसके खाते में बढ़ जाएगी। इस तरह से जिन अंशों की खरीदी या बिक्री की गई हो उस व्यक्ति के खाते में जमा या उधार हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस प्रकार के अंशों की खरीदी बिक्री होती है तब ऊपर के नियंत्रण कंपनी के पास नहीं होता है। कंपनी इस पर किसी का कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है। खरीदी बिक्री शेयर धारक अपने आप शेयर बाजार में किसी को भी शेयर बेच सकता है और किसी के भी शेयर खरीद सकता है। यहाँ पर कंपनी का कोई प्रकार का नियंत्रण रहेगा नहीं, कंपनी किसी को मना कर सकती नहीं, कंपनी को कोई कार्रवाई करनी पड़ती नहीं है, परंतु NSDL CDSL के प्रतिनिधि के रूप में कोई कार्य करने वाली संस्था बैंक यह कार्यवाही करती है। ये सब कार्य कौन करती है, बैंक करेगी। इसके हाथ के नीचे कार्य करने वाली संस्था बैंक ये कार्य करती है। बैंक शेयर देगी, लेगी, पैसे जमा करेगी, प्लस करेगी। संबंधित कंपनी स्वयं के कंप्यूटर पर कौन नया शेयर धारक बना है वो देख लेगी, अपने उस बैंक का एंट्री दे देगी तो कंपनी है वो देखेगी हमारे कंपनी के शेयर किसने बेचे और किसने नए व्यक्ति ने खरीदे, पुराना चला गया, इन दिए गए पेज पर वो देख सकती है सिर्फ। इस तरह से अमूर्त शेयर का परिवर्तन कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है तुरंत। ये बहुत फास्ट प्रक्रिया है। अंश परिवर्तन हस्तांतरण संबंधित सेक्रेटरी के कर्तव्य। तो ये 5वां मुद्दा आपके कोर्स में से निकल गया है। 5वां मुद्दा मैंने बताया था कर्तव्य निकल गया है, तो 5वें मुद्दे हम स्किप करते हैं और हम जाते हैं 6ठे मुद्दे पर। 6ठे मुद्दे का नाम है अंशों का वैधानिक हस्तांतरण, अनिवार्य हस्तांतरण। बराबर। जब कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से अंशों की मालिकी का अधिकार बदला जाए तब वैधानिक हस्तांतरण, यानी कानून के द्वारा जिसका मालिकी अपने आप बदल जाती है। व्यक्ति बेचता नहीं है, व्यक्ति खुद अपने शेयर बेचना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी मालिकी बदल जाती है, उसे कहते हैं वैधानिक हस्तांतरण। कब ऐसा होता है, जब दिवालिया मृत्यु, व्यक्ति दिवालिया घोषित हुआ तो उसके नाम के शेयर है उसके अन्य व्यक्ति को चले जाएंगे, मृत्यु हो गई तो उसके शेयर उसके परिवार वालों को मिल जाएंगे, वसीयत में जिसका नाम लिखा उसको मिलेंगे। इस तरह से तो व्यक्ति बेचता नहीं है लेकिन फिर भी उसकी मालिकी अपने आप अन्य किसी के नाम से बदल दी जाएगी, उसे कहते हैं वैधानिक हस्तांतरण। बराबर। इसकी परिभाषा याद रखना। अर्थ, जब अंश का मालिक के हक, मालिक की जो हक होता है वो परिवर्तन अपने आप हो जाता है, अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण कहा जाता है। इस तरह से इस तरह की स्थिति का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अदालत के द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया जाए अथवा तो न्यायालय के द्वारा उसको अस्थिर दिमाग का घोषित किया जाए, तब उसके शेयर अपने आप ही अन्य व्यक्ति के नाम से रूपांतरित हो जाते हैं। अंशों का वैधानिक और कानूनी हस्तांतरण संबंधित संयोग। अंशधारक के वसीयतनामा न किया गया हो और कानूनी उत्तराधिकारी भी ना हो, उत्तराधिकारी हो। जब कोई व्यक्ति कई बार अंशधारक ने वसीयतनामा बनाया ना हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी की वसीयत प्रमाण पत्र के आधार पर कानूनी अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, देखो व्यक्ति ने वसीयत बनाई नहीं है और अब उसकी मृत्यु भी हो गई तो उसके शेयर किसको दिए जाएंगे, तो जब उसने शेयर खरीदा होगा तब नॉमिनी करके एक व्यक्ति का नाम उसमें लिखना पड़ता है। जब फॉर्म भरते हैं ना तब कि भाई आप ना हो तो आपके शेयर किसको होगा, तो अंश के प्रमाण पत्र के अंदर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया होगा, उस व्यक्ति को शेयर दे दिए जाते हैं। तो जब उसने वसीयत ना बनाई हो और मृत्यु हो जाए तब कानूनी अधिकारी को वसीयत के प्रमाण पत्र के आधार पर कानूनी अंश हस्तांतरण या तो उसके बेटे को उसके शेयर दिए जाते हैं। अगर उसने फॉर्म भरा है कंपनी का तो फॉर्म में नॉमिनी में किसी का नाम दर्ज है तो उसको मिलेंगे, या तो उसके वारसदार उसको बेटे को अपने आप ही उसके शेयर मिल जाएंगे। अंशधारी ने वसीयतनामा न किया हो और उत्तराधिकारी भी ना हो। अब यहाँ पर तो उसका बेटा या कोई लड़की या कोई दुनिया में है उसको दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वसीयत बनाई नहीं है और व्यक्ति खुद अकेला होगा, उसके बच्चे या बीवी या बेटी या कुछ भी हो, कोई होगा ही नहीं, तब क्या होगा। तो जब ऐसा होता है कि अंशधारी ने वसीयतनामा बनाया नहीं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी कोई ट्रस्ट या किसी के नाम पर उसने की नहीं है और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, ना लड़की है ना लड़का है ना पत्नी है ना भाई बहन, कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे संजोगों में अंशों का प्रबंध करने के लिए अदालत के द्वारा एक रिसीवर
इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवर, गुजरा हिंदी में बोलते हैं प्रबंधकर्ता। एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी की क्या रकम है, उसने किस किस लोगों से कर्ज लिया, उसको कर्ज चुका दो, उसकी प्रॉपर्टियों को बेचकर इस पूरे पैसे वो अदालत उसको ले लेती है और सरकार के हस्तगत उसकी कंपनी, उसके पैसे या उसके रकम चली जाती है, उसके शेयर अपने आप ही लेन देन के अधिकारियों को मिल जाता है। अंशधारी दिवालिया घोषित हो, जब अंशधारी अब वो पैसे चुकाने की स्थिति में ना हो और कंपनी ने उसको अंश दिवालिया घोषित किया है, तब तो जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तब उसके शेयर एक रिसीवर के द्वारा ले लिए जाते हैं और उसको बेचकर उसकी दिवालिया की रकम उसको चुकाई जाती है। अंशधारी बस आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे हम कल।